एग्जाम प्लस चैनल के सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी स्वरों की ध्वन्यात्मकता और संरचना। हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प शोध सामग्री और नोट्स हैं जो सीधे तौर पर हमारी हिंदी वर्णमाला के वैज्ञानिक आधार को खोलकर रख देते हैं। हमारा लक्ष्य है वर्णमाला के पीछे छिपे गणित को समझना। जैसे हमारे नोट्स में एक जगह शहीद वर्ण जैसे हैरान करने वाले रहस्य का जिक्र है और ध्वनियों के उस सटीक टाइमिंग का वर्णन है जो इस भाषा को इतना तार्किक बनाता है। ये गहन विश्लेषण उन सभी के लिए है जो रटने के बजाय भाषा के मूल आधार की एक स्पष्ट समझ चाहते हैं। बिल्कुल। नोट्स स्पष्ट करते हैं कि स्वर वास्तव में वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से होता है। जी बिल्कुल स्वतंत्र। मतलब जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हवा गले या मुंह में कहीं भी रुकती या टकराती नहीं है, वो एक निर्बाध प्रवाह की तरह बाहर आती है। तो हिंदी में इनकी कुल संख्या 11 बताई गई है और इस 11 के परिवार को समय के आधार पर बांटा गया है, 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ। तो मैं सोच रहा था कि इन 4 ह्रस्व स्वरों के पीछे का विज्ञान क्या है, ये मात्रा का खेल असल में काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था की नींव ये ह्रस्व स्वर ही हैं। ये 4 होते हैं अ, ई, उ और री। ध्वनि विज्ञान में इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। अब ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि मात्रा क्या है। आमतौर पर तो हम मात्रा को उस चिन्ह की तरह देखते हैं जो शब्दों के ऊपर या नीचे लगता है। बिल्कुल, लेकिन व्याकरण में मात्रा का असली मतलब है समय की इकाई। एक मात्रिक का अर्थ है कि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसे हम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं। जैसे पलक झपकाने जितना समय। एकदम सही। पलक झपकने या एक सामान्य चुटकी बजाने में जितना सूक्ष्म समय लगता है, ठीक उतना ही समय इन ह्रस्व स्वरों को बोलने में लगना चाहिए। अ, ई, उ, री, बस इतना ही। वाह, ये बहुत ही चुस्त ध्वनियां हैं। हाँ, और भाषा की पूरी इमारत इन्हीं 4 ईंटों पर खड़ी है। बाकी जितनी भी ध्वनियां हैं वे कहीं ना कहीं इन्हीं के संयोजन से बनी है। पलक झपकने जितना समय, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और यहाँ पर आकर मुझे अपनी स्रोत सामग्री का वो हिस्सा याद आ रहा जिसने मुझे सच में चौंका दिया था। ह्रस्व स्वरों में जो सबसे पहला स्वर है अ, उसके लिए नोट्स में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का प्रयोग किया गया है। उसे शहीद वर्ण कहा गया है। शहीद वर्ण मतलब भाषा विज्ञान या व्याकरण जैसी तकनीकी चीज में शहीद जैसा भावुक शब्द अ को शहीद क्यों माना जा रहा है? यह एक बहुत ही सुंदर रूपक है। अगर हम इसके काम करने के तरीके को देखें तो अ का काम सिर्फ खुद की पहचान बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों को अस्तित्व देना है। हमारी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हैं, जैसे क, ख, ग, च, वे अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। अच्छा, वे तो स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन जन्म से वे आधे होते हैं, हलंत के साथ होते हैं। तकनीकी रूप से किसी भी व्यंजन को बिना स्वर की मदद के बोला ही नहीं जा सकता। क्या हम इसका कोई व्यवहारिक परीक्षण कर सकते हैं? मतलब अगर मुझे बिना अ के क बोलना हो तो क्या वो संभव है? बिल्कुल, हम इसे अभी आजमा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए सिर्फ आधा क बोलने की, लेकिन ध्यान रहे कि अंत में अ की ध्वनि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क क अरे ये तो गले में एक अजीब सी रुकावट या खुरच जैसी आवाज बनकर रह गया। हाँ, इसे एक स्पष्ट क की तरह तो सुना ही नहीं जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। यही वो रहस्य है। हम उस शुद्ध व्यंजन को आवाज नहीं दे सकते और यहीं पर अ का प्रवेश होता है। अ वो स्वर है जो चुपचाप हर व्यंजन के भीतर जाकर बैठ जाता है। आधा क और अ मिलकर एक पूरा क बनाते हैं। व्यंजनों को संसार में प्रकट होने लायक बनाने के लिए अ अपनी खुद की स्वतंत्र पहचान को पूरी तरह से मिटा देता है। तो वो व्यंजनों के पीछे छिप जाता है। बिल्कुल, अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए विलीन कर देने की इसी प्रवृत्ति के कारण इसे शहीद वर्ण की उपाधि दी गई है। ये सुन के तो ऐसा लगता है जैसे वर्णमाला के भीतर ही एक तरह का महाकाव्य चल रहा है। और नोट्स में ये भी बताया गया है कि इसी शहादत की वजह से अ की अपनी कोई दिखाई देने वाली मात्रा नहीं होती। वो पूरी तरह से उदासीन होता है। हाँ, जैसे हम ई की मात्रा लगाते हैं, ऊ की लगाते हैं, लेकिन अ के लिए कोई निशान नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही हर अक्षर के अंदर घुला हुआ है। और ये उदासीनता कोई कमी नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो बिना किसी अतिरिक्त चिन्ह के भाषा के पूरे ढांचे को थामे हुए हैं, एक अदृश्य गोंद की तरह। जब हम कमल लिखते हैं तो हमें 3 अक्षर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वहां 6 ध्वनियां हैं। क और अ, म और अ, ल और अ।
अब इस एकमात्रिक पलक झपकने वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपनी सूची के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 11 स्वर के, जिनमें से 4 ह्रस्व हो गए, बचे 7 स्वर। इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। मुझे याद है स्रोत सामग्री में इनके पीछे का गणित बहुत ही विस्तार से समझाया गया था। अगर अ सिर्फ एक क्षण है, तो क्या जब हम ध्वनियों को विस्तार देना चाहते हैं तब इन दीर्घ स्वरों का जन्म होता है? मैं इसे समय के विस्तार के रूप में देखती हूँ। ह्रस्व स्वर एकमात्रिक थे, तो ये दीर्घ स्वर द्विमात्रिक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है कि इनमें ह्रस्व स्वरों की तुलना में ठीक 2 गुना समय लगता है। मतलब 2 चुटकी बजाने जितना समय? हाँ, बिल्कुल। जहां एक ध्वनि में चुटकी बजाने जितना समय लगा, वहीं इस ध्वनि में 2 चुटकी बजाने जितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा ज्ञान का बिंदु है, वो ये है कि ये 7 दीर्घ स्वर कोई नई या स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। ये आसमान से नहीं टपके हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में इन्हें संधि स्वर भी कहा गया है। संधि का मतलब जुड़ना। जी, ये हमारे उन्हीं मूल ह्रस्व स्वरों के गणितीय संयोजन का परिणाम है। मतलब ये अलग अलग ध्वनियों के जोड़े हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आ वास्तव में 2 बार अ बोलने का ही नतीजा है? 100%। जब 2 अ आपस में मिलते हैं तो वे एक नया रूप ले लेते हैं, जिसे हम आ कहते हैं। गणितीय समीकरण की तरह देखें तो अ और अ मिलकर आ बनते हैं। इसी तरह ई और ई मिलकर ई बनाते हैं और ऊ मिलकर ऊ बनाते हैं। भाषा विज्ञान में शायद इसे सजातीय स्वरों का मेल कहा जाता है। हाँ, जहाँ एक ही जाति या परिवार की 2 ध्वनियां मिलकर अपना बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। हाँ, ये तो बहुत सीधा और तार्किक है। एक ही परिवार के सदस्य जुड़ गए। लेकिन समस्या तब आती है जब हम ए, ओ, औ की तरफ देखते हैं। ये तो किसी एक ध्वनि का बड़ा रूप नहीं लगते। इनका गणित कैसे काम करता है? और यहीं पर हमारे मुंह के अंदर की केमिस्ट्री काम करती है। इसे विजातीय स्वरों का मेल कहते हैं, जहां 2 अलग अलग परिवार की ध्वनियां मिलती हैं। मतलब अ और ई मिलकर ए बने। जी, अब इसी ए में अगर हम फिर से एक अ जोड़ दे तो ध्वनि और चौड़ी हो जाती है और ए बन जाती है। इसी तरह अ और ऊ को मिलाने से ओ बनता है और अ के साथ ओ मिला दे तो औ का निर्माण होता है। ये सिर्फ व्याकरण का रटने वाला नियम नहीं है। ये ध्वनि तरंगों का आपस में टकराकर एक नया रूप लेना है। ये सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल ऐसा है जैसे हम प्राथमिक रंगों को मिलाकर नए रंग बना रहे हों। और इसी ध्वनियों के विकास के क्रम में हमारी शोध सामग्री में एक बहुत ही रोचक विदेशी प्रभाव का भी जिक्र किया गया है। एक खास ध्वनि है औ, जैसे हम डॉक्टर, कॉलेज या हॉल बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस ध्वनि का आना ये साबित करता है कि भाषा कोई बंद कमरा नहीं है, वो एक बहती हुई नदी है। औ को हिंदी व्याकरण में आगत स्वर कहा जाता है। आगत का मतलब है मेहमान जो बाहर से आया हो। अंग्रेजी के प्रभाव से? जी, जब भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ा और डॉक्टर या कॉलेज जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए, तो एक भाषाई संकट पैदा हो गया। हमारे पास आ था जैसे डॉक्टर और ओ था जैसे डॉक्टर, लेकिन इन दोनों के बीच की वो जो विशिष्ट अंग्रेजी ध्वनि थी, वो हमारे पास नहीं थी। तो हिंदी ने उस ध्वनि को अपनाने के लिए एक नया चिन्ह ही कर लिया, अर्धचंद्र, लेकिन बिना बिंदु के। बिल्कुल, हिंदी एक बहुत ही लचीली भाषा है। हमने उस विदेशी ध्वनि का स्वागत किया और उसे अपनी वर्णमाला में औ के रूप में एक सम्मानजनक जगह दी। तो हमने 1 चुटकी वाले एकमात्रिक स्वर देख लिए, 2 चुटकी वाले द्विमात्रिक दीर्घ स्वर देख लिए, लेकिन समय का यहाँ मापन यही नहीं रुकता। हमारी सामग्री में एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ये क्या है? प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, यानी इनमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ये ध्वनि को लंबा खींचने की प्रक्रिया है। मजेदार बात यह है कि इसका अपना कोई अलग वर्ण या अक्षर नहीं होता। देवनागरी लिपि में इसे दर्शाने के लिए अक्सर हिंदी के अंक 3 का या अंग्रेजी के एस जैसे अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी ध्वनि को दूर तक पहुंचाना या उसमें एक विशेष भाव पैदा करना है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो क्या ये वही ध्वनि है जब पुराने समय में बड़े घरों के आंगनों में लोग दूर से आवाज लगाते थे? जैसे अगर किसी का नाम राम है तो वो राम कहकर बुलाते थे। ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं या जब कोई बहुत दर्द में रोता है तो ध्वनियां स्वाभाविक रूप से खिंच जाती हैं। व्याकरण ने जीवन के उस स्वाभाविक खिंचाव को पहचाना और उसे प्लूत नाम दिया। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण ओम का उच्चारण भी है। जी हाँ, जब हम ओम का ध्यान करते हैं तो हम सिर्फ ओ नहीं बोलते, बल्कि उस ध्वनि को एक लंबी तरंग में बदल देते हैं। जहां ध्वनि का प्रभाव 3 या उससे अधिक मात्राओं के बराबर होता है, वह प्लुत है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि वर्णमाला सिर्फ कागज पर लिखी जाने वाली चीज नहीं है, ये अंतरिक्ष में गूंजती हुई ऊर्जा की लंबाई को मापने का एक पैमाना भी है। बिल्कुल सही कहा। अब इस पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था को समझने के बाद चर्चा के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हर परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी सांचे में फिट नहीं बैठते। वर्णमाला के ये बागी कौन हैं? सबसे पहले बात करते हैं री की। नोट्स में इसे लेकर एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास बताया गया है। री की कहानी सच में भाषा के क्रमिक विकास का एक जीता जागता दस्तावेज है। अगर हम आज की किताबों को देखें तो ये साफ तौर पर उन 11 स्वरों की सूची में बैठा है। इसकी अपनी एक स्पष्ट मात्रा है जो अक्षरों के पैरों में लगती है, जैसे कृपा या पृथ्वी में। यानी कागज पर तो ये पूरी तरह से एक स्वर है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं ऋषि या ऋतु, तो ऐसा लगता है जैसे हम र पर छोटी ई की मात्रा लगा रहे हों। र तो एक स्पष्ट व्यंजन है, तो ये कागज पर स्वर और हवा में व्यंजन क्यों है? यही वो विरोधाभास है और इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। प्राचीन संस्कृत में री का उच्चारण पूरी तरह से एक शुद्ध स्वर की तरह होता था। उस समय जीभ तालु के करीब जाती थी लेकिन उसे छूती नहीं थी और एक कंपन पैदा होता था जो शुद्ध स्वर था। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतीं, बोलचाल की भाषा प्राकृत से होते हुए हिंदी तक पहुंची, आम लोगों के लिए उस कठिन शुद्ध स्वर का उच्चारण करना मुश्किल हो गया। तो लोगों ने सहूलियत के लिए इसे री बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हमने उच्चारण तो आसान कर लिया, लेकिन अपनी लिपि और परंपरा के सम्मान में इसे स्वरों की सूची से बाहर नहीं निकाला। आज री हमारी वर्णमाला में एक जीवाश्म की तरह है, एक फॉसिल की तरह। हाँ, जो हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं, भले ही हमारा उच्चारण अब बदल गया हो। भाषा के भीतर छिपा हुआ इतिहास, ये बहुत दिलचस्प है। और अगर री एक जीवाश्म है, तो स्रोत सामग्री में 2 और ध्वनियों का जिक्र है जो अपना अलग ही खेल खेल रही हैं। अयोगवाह यानी अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं, और अ, जिसे विसर्ग कहते हैं। इनके लिए एक बहुत ही अजीब पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल हुआ है, नपुंसक वर्ण। ऐसा क्यों? देखिए, नपुंसक वर्ण सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन प्राचीन व्याकरणविदों ने ये शब्द इनकी मध्यस्थ प्रकृति को दर्शाने के लिए चुना था। इसका सीधा सा मतलब है कि ये न तो पूरी तरह से पुरुष यानी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और न ही पूरी तरह से स्त्री यानी स्वर की श्रेणी में। अयोगवाह शब्द का अपना अर्थ ही है जिसका योग न हो। जी, जो किसी भी वर्ग में पूरी तरह शामिल न हो, फिर भी साथ साथ चलें। मैं इन्हें वर्णमाला के उभयचर कहती हूँ। एम्फीबियंस? जैसे मेंढक जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। बिल्कुल सटीक। आप इनके उच्चारण पर गौर करें। अंग का उच्चारण जब हम गहराई से करते हैं तो वो अंग या अम जैसी ध्वनि देता है, और अह का उच्चारण अह होता है। दोनों में शुरुआत एक स्वर यानी अ से हो रही है, यानी उन्हें जीने के लिए स्वर्ग के पानी की जरूरत है। हाँ। लेकिन उनका अंत एक व्यंजन जैसी ध्वनि पर हो रहा है, यानी वे व्यंजन की जमीन पर कदम रख रहे हैं। चूंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच झूलते रहते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन के बीच के एक ट्रांजिशन जोन है। और नाक से निकलने वाली ध्वनि की बात चली रही है, तो नोट्स में अनुनासिक ध्वनियों का भी एक बड़ा दिलचस्प जिक्र है। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, जो हम पांव, आंगन या चांद जैसे शब्दों में लगाते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य फर्क क्या है? ये फर्क पूरी तरह से हवा के बंटवारे का है। जब हम अनुस्वार बोलते हैं, जैसे पंख या रंग, तो हवा मुख्य रूप से नाक से बाहर निकलती है। लेकिन अनुनासिक एक बहुत ही कोमल ध्वनि है। जब हम पांव या आंगन कहते हैं, तो हवा हमारे मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर आती है। बिल्कुल, वो लघुता इसी वजह से है कि दबाव किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है। ये ध्वनि को एक गोलाई प्रदान करता है। और यहाँ हवा के दबाव की बात आई है, तो हमारे नोट्स में ध्वनियों के वर्गीकरण से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा नियम स्पष्ट किया गया है, जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। आप अल्पप्राण और महाप्राण की बात कर रही ना, जहां प्राण का मतलब हवा से है? जी हाँ, हम अक्सर पढ़ते हैं कि कम हवा वाली ध्वनियां अल्पप्राण होती हैं और ज्यादा हवा वाली महाप्राण।
लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। यह अल्पप्राण और महाप्राण का पूरा विज्ञान सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों के लिए बना है। मतलब स्वरों पर हवा के दबाव का ये नियम लागू नहीं होता। बिल्कुल नहीं। स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र वायु प्रवाह प्रणाली है। वे कभी भी अल्पप्राण या महाप्राण की श्रेणी में नहीं आते। उनका वर्गीकरण केवल समय और मुंह की बनावट के आधार पर होता है। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ध्वनियों के इस अद्भुत विज्ञान की गहराई में हमारे साथ उतरने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए।